हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू सेशन शुरू किया गया था बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सभी 6 नंबर सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 7 नंबर होने वाला है जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है। देखिए इस सेट में हम आपको हिंदी का प्रश्न, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का है तो जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं और डेली आपको 65 क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 तारीख से पेपर चालू होगा और 22 जून तक पेपर चलने वाला है और इसी कम समय को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है ताकि आप सभी का कम समय में बेहतर तैयारी हो जाए, हर चीज का रिकॉल करवा दे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। निश्चित है कि हम आपको सारा चीज का तैयारी करवा देंगे, बट मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जितना चीजें हम आपको दे रहे हैं उसे कंप्लीट करते रहिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि समय का पाबंदी है, समय मेरे पास नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आपके पास समय नहीं, मेरे पास तो पूरा है पर आपके पास समय का कमी है, तो समय का बर्बाद नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया अवधि सबसे पहले कहां प्रयोग किया था। देखिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह प्रयोग कर चुका था, पर यहां भारत की बात किया गया है। तो बता सकते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा कब होता है जी, 1917 में होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दांडी मार्च की बात किया जाए तो ये 1930 में चालू होता है। खेड़ा आंदोलन की बात किया जाए तो 1918 में जो आपका ये किसान से संबंधित आंदोलन था, इसमें आप सभी का सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात किया जाए तो ये भी 1918 होता है, जो कि मजदूर के बोनस से संबंधित ये आंदोलन चालू किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित क्या प्रश्न याद रखना है कि 1920 में इसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1922 में वापस ले लेता है चोरा चोरी कांड के कारण। 1924 में क्या होता है, 1924 में पहली बार बेलगांव अधिवेशन करता है कांग्रेस का। 1930 में क्या करता है तो सत्याग्रह शुरू करता है, कौन सा तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। 1942 में क्या करता है तो भारत छोड़ो आंदोलन और 1948 में महात्मा गांधी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह महात्मा गांधी जी का हिस्ट्री था, इसको याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, नील की खेती के विरोध से संबंधित था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसे 3 घटिया प्रणाली भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो देखिए अगर कैप्टन सैंडर्स की बात किया जाए तो ये 1928 की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जब साइमन कमीशन भारत आता है, जो भारत में इसका विरोध किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। जब लाला लाजपत राय को लाठी लगता है सिर पे, जिसके कारण से मारा जाता है लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा। मारा नहीं जाता है, मार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। उसी समय एक नारा दिया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा कि मेरे ऊपर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। तो ये नारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो भगत सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा कब इसका हत्या किया गया था तो 1928 में ही हत्या कर दिया गया था इसका। ये 17 दिसंबर का समय था। प्रमुख इसमें कह सकते क्रांतिकारी जो था भगत सिंह, आपका राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये सभी प्रमुख नेता था इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि करो मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके अलावा आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू दिया था, नहीं जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि जय हिंद का नारा किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, यानी कि मनोनीत करने की बात किया गया है। जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कुख्यात होता है, जैसे कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, ठीक है, इसमें जो विख्यात होता है उसी को इसमें शामिल किया जाता है। तो कुल 12 याद रखिएगा। देखिए पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे लोकसभा में, जो अब नहीं चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, भगत सिंह नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, सुभाष चंद्र बोस जी होगा इसका आंसर। अगला है कि देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VBI करके याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, इसको VBI करके याद रखिएगा। तो देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया था, कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चित्तरंजन दास, जिसे CR दास कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो इसी ने जो है कि नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आपको बताएं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, एक प्रकाश आया, यहाँ एक चिकना सतह था, ठीक है, इस पे जैसे ही टकराया ये क्या कर दिया, उसी रास्ता में फिर रिटर्न हो गया, आया रिटर्न हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अच्छा, अपवर्तन क्या होता है, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें चम्मच डाल दीजिएगा ना तो दूर से देखिएगा तो आपको टेढ़ा दिखाई प्रतीत होगा, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा जैसे कह सकते हैं कि एक पानी का गिलास है, इसमें अगर सिक्का डालिएगा तो थोड़ा सा आपको जिस सतह पर है उससे थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देगा, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो क्या लिया गया है जी, बता सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के अगर भाग किया जाए तो भाग 4 में है, अनुच्छेद की बात किया जाए किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका कह सकते हैं कि 36 से लेकर 51 तक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो रूस के संविधान से लिया गया था, जो कि संविधान के भाग की बात किया जाए तो ये भाग 4 को में रखा गया है, अनुच्छेद 51 को में रखा गया है। कितना मौलिक अधिकार दिया गया है, 11, जो कि ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे आप सभी। मौलिक अधिकार देश आपकी रक्षा करता है, सर्वोच्च न्यायालय आपकी रक्षा करता है मौलिक अधिकार के तहत, जबकि मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि देश के प्रति आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे आपको संविधान का रक्षा करना है, देश में अगर कोई तरह का संकट आ जाता है तो वहां आपको रक्षा करना है, जो देश का धरोहर है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है, तो ये सभी आपको बताता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है भारतीय अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। सबसे ज्यादा स्रोत की बात किया जाए तो वो आपका यहीं से लिया गया है, अपना भारतीय संविधान में, ध्यान रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो बनाया गया है अलग अलग देशों से अलग अलग चीज को लेके बनाया गया है, तो उसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। जैसे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार USA देश से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसी प्रकार से जो आपका सबसे बड़ा स्रोत जो लिया गया है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, समय नहीं के बराबर है आपके पास। अगर वही क्लास अगर आधा घंटा 1 घंटा करके करें तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो कम से कम समय में ये सेट को कंप्लीट करवाना है आपको। तो प्रकाश की ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, जो कह सकते हैं कि ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, जबकि अगर प्रकाश तरंग की बात किया जाए तो प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, जबकि ठोस में आपका कम होता है। जबकि आपका ध्वनि तरंग क्या है, ये आपका अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो देखिए, समवर्ती सूची की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर सूची की बात किया जाए तो ये आपका कितना सूची है, 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इस पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, जबकि राष्ट्रीय सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है और केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बस समझे। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहां पर हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन ये आपका लाहौर में होता है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यहीं पर घोषित किया गया था, बात समझे। और 26 जनवरी 1930 को ध्यान रखिएगा आप सभी, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन में 13 है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? यानी कि परामर्श दे सकता है, अपना राय दे सकता है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति को सलाह लेना होगा ना, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे सलाह दे सकता है कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। बट वो मानने के लिए बाध्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मानेगा भी नहीं भी मानेगा, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के इच्छानुसारी कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार उसके पास है? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वह व्यक्ति कौन है, संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को वो संबोधित करने का अधिकार उसके पास है। तो ये भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है, ध्यान रखिएगा। आप सभी बात समझे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, बताइएगा आप सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांति से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से कौन सा क्रांति हो जाएगा, रजत क्रांति होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, रजत क्रांति। और मछली उत्पादन से कौन सा हो जाएगा, मत्स्य क्रांति होगा, ध्यान रखिएगा। मत्स्य क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अच्छा, स्वर्ण क्रांति की बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है, तो ये आपका बागवानी उत्पादन से संबंधित है। किससे, बागवानी। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से है, ये चीज को याद रखिएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का घटक नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो देखिए कैल्शियम जो है ये बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम ये सभी है, जबकि कैल्शियम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो देखिए महापरिनिर्वाण की बात किया जाए यानी कि मृत्यु जो होता है ये आपका कुशीनगर में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जन्म कहाँ होता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है, बात समझे। बौद्ध गया में से ज्ञान की प्राप्ति होता है गौतम बुद्ध को। और पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में पड़ता है, 5 शिष्यों के साथ में दिया था, बात समझे आप सभी। सबसे ज्यादा उपदेश इसने कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया गया था। तो जन्म के बारे में याद रखिएगा कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इतने भाषाओं को माना गया है संविधान में, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। और ये आपका किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। अच्छा, 2003 में कौन सा भाषा जोड़ा गया था, पता है आप सभी को? तो याद रखिएगा संथाली भाषा को, संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया है संविधान में। अगला है कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? तो देखिए एक कांच की छड़ है, ठीक है, अगर इसको रेशम पर अगर हम रगड़ते हैं तब क्या होगा, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। तो कांच के छड़ को अगर रेशम पर रगड़ेंगे तो धनावेशित हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो देखिए 1942 में रखा था, याद रखिएगा। और इसी समय क्रिप्स मिशन भी भारत आता है। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। जबकि क्रिप्स मिशन की बात किया जाए तो ये आपका 1942 में आता है। और 1928 में क्या आया था भारत, साइमन कमीशन आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिर्फ गरुड़ की तरह एकदम फोकस करके रखना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इधर उधर ना जाए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताए थे ना पहला वाला क्वेश्चन में कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1931 में होता है। और ये आपका कह सकते किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। देखिए जब
आपका नमक सत्याग्रह 1930 में चालू किया गया था। ठीक है, तो जैसे नमक सत्याग्रह समाप्त होता है तुरंत जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है 1930 में ही। ध्यान रखिएगा आप सभी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। असहयोग आंदोलन बताएं 1920 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय द्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो देखिए, पर्याय द्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी जो हो जाएगा वो आपका अनाईमुडी होगा। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोरा बेटा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये भी आपका दक्षिण भारत में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1764 में डैश की लड़ाई हुई थी। तो देखिए, एक होता है आपका 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, और एक होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज जो है कि पूरी तरह से अपना सत्ता कायम कर चुका था भारत में। ध्यान रखिएगा, अपना जड़ मजबूत कर चुका था। प्लासी का युद्ध कब बताया? 1757 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एंटीग्रेल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ है? चेन्नई में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1950 को लागू किया गया था। अगला है कि मृत्यु दंड से क्षमा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिए, अगर मृत्युदंड आपको मिल चुका है तो एक ही आदमी क्षमा दे सकता है, वो है आपका राष्ट्रपति। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है और क्षमा याचना के लिए सिर्फ एक बार ही आप जा सकते हैं। ठीक है, अपना फाइल भेज सकते हैं एक बार। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर समझ लीजिए फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। बात समझे? और ये अनुच्छेद 72 के तहत जो है कि राष्ट्रपति क्षमादान देता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, क्षमादान मृत्यु से कह सकते हैं राष्ट्रपति ही सिर्फ देता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास भी शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 161 के तहत कि राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है, बट मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल। बात समझे? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? स्टेपी, जो कान का। फीमर जो होता है ये आपका जांग का हड्डी होता है, सबसे लंबी होता है। अगला है कि एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जो महात्मा गांधी के नाम से हम सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिल्कुल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और सरोजिनी नायडू, आप सभी को पता है कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराजपाल की बात किया जाए तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जबकि सी राजगोपालाचार्य की बात किया जाए तो ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। आप समझे? क्वेश्चन यहां दो तरह से बनता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय अगर लगा दिया जाए तब सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा आप सभी। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो देखिए, भारत के लिए जो संघीय संरचना जो प्रस्तुत की गई थी ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में ही की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और एक चीज आप सभी को याद रखना है। क्या याद रखना है? जो क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है 1935 के बारे में, क्या पता है? देखिए, एक प्रांत में द्वैत शासन चालू हुआ था, पता है आप सभी को? अगर प्रांत में द्वैत शासन की बात किया जाए, द्वैत शासन की बात किया जाए तो ये आपका कब चालू हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था। और उसके बाद जाके 1935 में क्या कर दिया गया? जो प्रांत में द्वैत शासन चालू किया गया था 1919 में, इसे समाप्त कर दिया था। और उसके बाद 35 में केंद्र में द्वैत शासन फिर चालू कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में आपका द्वैत शासन चालू हो चुका था। तो ये प्रावधान समझिएगा आप सभी। देखिए, प्रांत में द्वैत शासन 1919 में चालू हुआ था, बट 1935 में इसको फिर समाप्त कर देता है और यहां से फिर केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे?
तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था, जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्लाह खां था, राजेंद्र लाहौरी था, ध्यान रखिएगा ये सभी इसका प्रमुख नेता था। तो यहाँ पर इसका राम प्रसाद बिस्मिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था या किया था, प्रस्ताव को स्वीकार किया था। देखिए यहाँ स्वीकार की बात की गई थी, 1940 में स्वीकार किया था, याद रखिएगा आप सभी। तो मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कब स्वीकार किया, 1940 में। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। किसने किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब होता है, ये 1916 में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। देखिए जब देश आजाद हुआ था तो हैदराबाद जो है भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहा था या अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित करना चाह रहा था, जिसके कारण से क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई ये कह सकते प्रयास से यहाँ पर सैनिक कार्रवाई किया गया और उसके बाद जो है कि जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। बात समझे। अगला है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं। देखिए एक निम्न होता है और एक अपर होता है। जो निम्न होता है इसे लोकसभा और जो अपर होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है। देखिए यहाँ इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं क्योंकि जितना भी बूढ़ा व्यक्ति है या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा उम्र का होता है ना वो राज्यसभा में होता है, ठीक है, और इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा को इसे युवा नेता का सदन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तो सभी आ सकता है। अभी जैसे कह सकते हैं कि नीतीश चाचा जो अभी गए हैं तो वो कहाँ गए, राज्यसभा चल गए, ठीक है, ना कि लोकसभा गए हैं, कहाँ गए, राज्यसभा। तो इसीलिए बूढ़ों का सदन कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका होता है भारत का महानिवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महानिवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, महानिवादी की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो आप सभी का निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है, तो करीब करीब राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये सभी का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो ये आपका किसने ने किया था, आइंस्टीन ने किया था। E बराबर mc² का फॉर्मूला भी किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो याद रखिएगा, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन हम सभी क्यों कहते हैं। तो अभी आपको बताएं कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है और इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं। ये अस्थायी सदन है। बता सकते हैं क्यों अस्थायी सदन है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, अस्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है, उसे विघटित किया जाता है और हर एक 5 वर्ष में चुनाव होता है। इसमें क्या होता है, हर एक वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होता है वो आपका सेवानिवृत्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1/3 सदस्य। बात समझे, बिल्कुल। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर, कभी विघटित नहीं होता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय था। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है, बता सकते हैं 1885 में किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। तो इस समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। बात समझे, लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं। तो देखिए लिम्फोसाइट आपका अस्थि मज्जा में बनता है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे कह सकते हैं बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि IAC का नाम क्या है। तो देखिए स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, INS विक्रांत, ये आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। तो देखिए भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश जो की थी
ये आपका कह सकते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, यानी कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था इसी की सिफारिश पर कह सकते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है जी? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो सभी को पता होगा, ये घटना 1919 वाला 13 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपका अमृतसर में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आपसी का स्वर्ण मंदिर है ना, ठीक है, उसी के बगल में ही आपका जलियांवाला बाग है, यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताइए। गर्म ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति, याद रखिएगा आप सभी, ये बड़ा है। बुध जो है ये छोटा है सौर मंडल का ग्रह। जबकि गर्म की बात किया जाए तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह जो है इसे शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और सूर्य का वायुमंडल गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश तो आता है, ठीक है, बट प्रकाश इसका बाहर नहीं जा सकता है, बात समझे। वायुमंडल से प्रकाश बाहर नहीं जा सकता है, जिसके कारण से उसका वायुमंडल हमेशा गर्म ही रहता है, इसीलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है और शनि को अनोखा ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके चारों साइड एक छल्ला रिंग बना हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। हालांकि सबसे अनोखा ग्रह अपना पृथ्वी होगा क्योंकि जीवन यहीं पर है। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश अक्षर से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसे डी से डिनोट कर सकते हैं हम सभी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है कि ओलंपिक खेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ओलंपिक खेल का मुख्यालय जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है जी? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो ये क्वेश्चन हो चुका था, अनाईमुडी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अमरकंटक आपको पता है कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। यहीं से आपका एक सोन नदी निकलती है और यहीं से एक आपका जो कि पश्चिम की ओर जाती है खंबात की खाड़ी में, नर्मदा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, नर्मदा निकलती है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? देखिए जो नीलगढ़ी पहाड़ी है ना, ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलता है, यहाँ पे नीलगढ़ी पहाड़ी के पास पूर्वी और पश्चिमी घाट जुटता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ र एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगर इतना चीज नहीं दिया रहे, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार होगा, पर यहाँ पर वृत्यानुप्रास भी दिया है, अन्याना अनुप्रास भी दिया हुआ है, श्रुत्यानुप्रास भी दिया हुआ है, लाटा अनुप्रास भी दिया हुआ है। तो ये आपका वृत्या अनुप्रास होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है, बात समझे। अनुप्रास अलंकार ही है पर ये वृत्या अनुप्रास अलंकार है। बच्चा दूध पीता है, इस वाक्य में पीता है क्या है? बताइए कौन सी क्रिया होगा? पीता है कौन सी क्रिया होगा? जैसे कह सकते कि बच्चा दूध पीता है, उच्चारण कीजिए, बच्चा क्या पीता है जी? बच्चा दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। साकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगर यही कहते कि बच्चा पीता है तो बच्चा क्या पीता है? पता नहीं क्या पीता है, पानी पी रहा है कि दूध पी रहा है कि दारू पी रहा है, नहीं पता है, तब वो आकर्मक क्रिया हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देखिए आलस्य का अगर विशेषण बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? आलसी होगा। यह व्यक्ति तो एकदम आलसी है, तो वो व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो व्यक्ति आलसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, चल रहा है बनकर अनजान। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए आपको बताए थे कि अगर आपसे को एक सात शब्द हो गया, सामान्य हो गया, ये सभी अगर शब्द देखने के लिए मिले ना, फटाक से आपको उपमा अलंकार टिक करके निकल जाना है, समय भी मत लगाइएगा आप सभी, ठीक है। देखे निकल के चल दिए। देखिए यहाँ पर सा शब्द आया हुआ है। चले अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चौपाई होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो देखिए छंद का सबसे पहले उल्लेख पिंगल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, जिसे पिंगिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संस्कृति का विशेषण बताइए। तो देखिए अगर संस्कृति के विशेषण की बात किया जाए तो सांस्कृति होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, सांस्कृति होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, आ का यहाँ पर योग होगा, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि शिल्पीगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। तो देखिए आपको कई बार बताएं कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सोरठा की अगर बात किया जाए तो इसमें 4 चरण होता है। पहला चरण में 11 मात्रा, दूसरा चरण में 13 मात्रा, फिर तीसरा चरण में 11 मात्रा और चौथा चरण में इसमें 13 मात्रा होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना 13। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होता है, दोहा। सोरठा का उल्टा दोहा या दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसमें भी 4 चरण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो सिर्फ अब इसको उल्टा दीजिए, इसमें तो हो जाएगा काम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ऐसे मूल रूप से बात किया जाए तो रस की कुल संख्या 9 है, पर यहाँ पर भरत मुनि की बात किया गया है, तो इसके अनुसार भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना 8। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो वही यहाँ पर रसों की संख्या पूछा गया है, तो कुल 9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है 9। और 2 जोड़ा गया है इसमें, एक आपका श्रृंगार और एक आपका वात्सल्य जोड़ा गया है, तो वो कुल मिलाकर 11 हो जाता है। तो प्रमुख रूप से 9 ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य पुरुष बताइए। देखिए मैं जो है ये आपका क्या है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। आप मतलब ये किसी दूसरे के लिए संबोधित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य होगा। और वह व्यक्ति वो अन्य पुरुष होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। आप और तुम ये मध्य पुरुष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हार, ध्यान रखिएगा, हार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के इस सेट का सर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला था सारा प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएं, और थोड़ा समय को देखते हुए थोड़ा फास्ट में किए थे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा समझने में तो हमको बताइएगा नीचे कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जैसे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले जितने भी क्लास हुआ है उसको 2 गुना स्पीड में देख लीजिए, ठीक है। जितना भी क्लास है सारा क्लास को एग्जाम से पहले 2 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा। जो क्लास अगर 30 मिनट का होगा तो वो आपका 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो 20 मिनट का होगा वो 10 मिनट का में खत्म हो जाएगा आपका, तो समय का बचत हो जाएगा यहाँ पे। और अभी समय का बचत करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, लगातार लाइव क्लास चल रहा है तो लाइव क्लास देख रहे हैं, समय का बर्बादी होगा, बाकी बात कुछ नहीं मिलेगा आपको, बात समझे। बाकी बात जो चीजें हम दे रहे हैं वो पेपर के लिए ऑथेंटिक है, पेपर में निश्चित है कि प्रश्न आएगा। बस जो चीजें हम करवा रहे हैं उसे कंठस्थ करते चलिए आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।